आप सेकंड एपिसोड में इमाम अहमद रज़ा की 5 दलीलें देख चुके हैं जिनसे अर्थ के ऑर्बिट का रद्द होता है। इस एपिसोड में हम अगली 8 दलीलें देखेंगे, लेकिन इनको सही से समझने के लिए ज़रूरी है कि आपने पहले सेकंड एपिसोड देख लिया हो, क्योंकि हम वहाँ की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं अगली दलील की तरफ। नाज़रीन, मॉडर्न साइंस ने माना है कि हर ऑर्बिट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सन की ग्रेविटी हमेशा बैलेंस में होते हैं और ये दोनों हमेशा एक दूसरे के प्रोपोर्शन में हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बढ़े और दूसरा ना बढ़े, या दूसरा बढ़े और पहला ना बढ़े, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ऑर्बिट इम्बैलेंस हो जाएगी। जैसे अगर ग्रेविटी ज़्यादा हो जाए तो अर्थ सन की तरफ चली जाएगी, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाए तो ऑर्बिट से बाहर चली जाएगी। एक परफेक्ट वर्किंग ऑर्बिट बनाने के लिए दोनों का हमेशा बैलेंस रहना ज़रूरी है, वरना ऑर्बिट कायम नहीं रह सकती। इस पर इमाम अहमद रज़ा कहते हैं कि अगर ये रूल सही हैं तो ऑर्बिट सिर्फ परफेक्ट सर्कल बन सकती है। वो कैसे? वो ऐसे कि सन की ग्रेविटी तो एक फिक्स डिस्टेंस के लिए हर तरफ से इक्वल है, क्योंकि ग्रेविटी एक नेचुरल फिनोमिना है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ ग्रेविटी ज़्यादा हो और एक तरफ कम, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि जब सन का मूड करे तो ग्रेविटी कम कर दे और जब मूड करे तो अपनी ग्रेविटी ज़्यादा कर दे। यानी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के लिए सन की हर तरफ ग्रेविटी सेम ही होगी। अब जब सन की हर तरफ ग्रेविटी कांस्टेंट हो तो उसके प्रोपोर्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कांस्टेंट ही रहना चाहिए, वरना दोनों में बैलेंस नहीं रहेगा और ऑर्बिट इम्बैलेंस हो जाएगी। मतलब ये कि ग्रेविटी कांस्टेंट है तो उसके बैलेंस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कांस्टेंट हुआ। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम सेंटर से दूर लाना है, यानी सन से। तो जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा उसी के हिसाब से दूरी होगी, यानी डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रोपोर्शन में हुआ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कांस्टेंट है तो डिस्टेंस भी कांस्टेंट हुआ। तो नतीजा ये निकला कि सन से अर्थ का डिस्टेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी ग्रेविटी सन की हर तरफ कांस्टेंट है, बराबर है, तो उसके साथ साथ ऑर्बिट बैलेंस रखने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कांस्टेंट है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कांस्टेंट है तो उसके प्रोपोर्शन में जो डिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट हुआ। तो अब जो डिस्टेंस कांस्टेंट होता तो सन ऑर्बिट के बिल्कुल सेंटर में होता, ताकि हर तरफ से अर्थ से उसका डिस्टेंस सेम रहे, और ज़मीन की ऑर्बिट भी परफेक्ट सर्कल बनती, क्योंकि परफेक्ट सर्कल वही होता है जिसमें हर तरफ से सेंटर से डिस्टेंस सेम हो। लेकिन आप पिछले एपिसोड में सुन चुके कि जोहानिस केपलर ने 8 साल की जान तोड़ मेहनत के ऑब्जर्वेशन के बाद जो डेटा जमा किया, उससे पता लगाया कि अर्थ से सन का डिस्टेंस रोज़ाना बदलता रहता है, और अर्थ की ऑर्बिट भी परफेक्ट सर्कल नहीं है, इलिप्टिकल है। लेकिन ये रूल्स ऐसे हैं कि अगर ये रूल सही हो तो इनके ज़रिए सर्कुलर मोशन के नतीजे में ऑर्बिट परफेक्ट सर्कल ही बन सकती है, इलिप्टिकल नहीं बन सकती, जैसा कि केपलर ने बताया। तो या ये रूल्स सही हैं? और अगर ये रूल्स सही है तो केपलर का रिसर्च गलत हुआ, और अगर केपलर का रिसर्च सही हो तो ये रूल्स गलत हुए। नाजरीन, अब तक आपने वो देखा जो लॉज और रूल्स का कहना है, यानी थियरी, और अब वो देखिए जो प्रैक्टिकली देखा हुआ है। हर कोई जानता है कि ग्रेविटी का काम सन के करीब करना है और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम सन से दूर करना है। अब हर साल ऐसा होता है कि 3 जनवरी को ज़मीन और सन का डिस्टेंस बढ़ना शुरू होता है और 3 जुलाई तक रोज़ाना बढ़ता रहता है। फिर 3 जुलाई को डिस्टेंस कम होना शुरू होता है और कम होते होते 3 जनवरी वाली जगह पर ज़मीन वापस आ जाती है। ये सब की मानी हुई और देखी हुई रियलिटी है, जिसे हर साल ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब 3 जनवरी को ज़मीन सन से दूर जाना शुरू करती है, तो इसका साफ मतलब ये हुआ कि 3 जनवरी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाता है, क्योंकि ग्रेविटी तो सिर्फ करीब ला सकती है, दूर ले जाना तो सिर्फ इसी फोर्स की वजह से हो सकता है। अब ज़मीन दूर जाना शुरू करती है तो 3 जुलाई तक ज़मीन और सूरज के बीच में 50 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस बढ़ जाता है। नाजरीन, ये इतना डिस्टेंस है कि इसमें तकरीबन 400 ज़मीनें फिट आ सकती हैं, यानी ज़मीन सन से तकरीबन 400 ज़मीनों के बराबर दूर चली जाती है। और न्यूटन की ग्रेविटी की फॉर्मूला के मुताबिक जितना डिस्टेंस बढ़ता है उतना ही ग्रेविटी का अट्रैक्शन कम होता जाता है। जैसे अगर डिस्टेंस डबल हो जाए तो ग्रेविटी 4 गुना कम होती है, और डिस्टेंस 3 गुना हो जाए तो ग्रेविटी 9 गुना कम होती है, और डिस्टेंस अगर 4 गुना बढ़ जाए तो ग्रेविटी 16 गुना कम होती है। ऐसे ही डिस्टेंस अगर 5 गुना बढ़ जाए तो ग्रेविटी 25 गुना कम होती है। यानी डिस्टेंस के मुकाबले में ग्रेविटी स्क्वायर में कम होती है। तो इसका मतलब ये
कि ज़मीन एक बार 50 लाख किलोमीटर दूर जाने में कामयाब हो जाती है तो यहाँ पहुंचकर तो ग्रेविटी पहले से कमज़ोर हो गई, फिर क्यों ज़मीन और दूर जाती नहीं रहती? हमने देखा कि सन की ग्रेविटी नेचुरल फोर्स है, वो सन के कंट्रोल में नहीं है कि ज़मीन को दूर जाता देखे तो अपनी ग्रेविटी बढ़ा दे और पास आता देखे तो अपनी ग्रेविटी कम कर दे। होना तो ये चाहिए कि हमने देखा कि 3 जनवरी को ये फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि करीब वाली स्ट्रांग ग्रेविटी के जोन में भी ज़मीन को दूर ले जा सकता है। तो अब दूर पहुंचकर तो ग्रेविटी और कमज़ोर होती जा रही है, तो कमज़ोर ग्रेविटी में तो और ज़्यादा दूर ले जा सकेगा। ये फोर्स ही तो पिछले 6 महीनों से मुसलसल ज़मीन को सन से दूर ले जा रहा है। और दूसरी तरफ न्यूटन की फॉर्मूला के मुताबिक ग्रेविटी भी कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही है। तो ज़रूरी है कि 3 जुलाई को भी ये फोर्स ज़मीन को और दूर ही ले जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं। यहाँ पहुँचते ही हर साल देखा जाता है कि अब ज़मीन और सन का डिस्टेंस कम होना शुरू होता है, यानी ज़मीन सन से दूर जाने के बजाय करीब आने लगती है। अब जब करीब आना शुरू करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स अब वीक हो गया है, क्योंकि ये स्ट्रांग होता तो ज़मीन को दूर ले जाता। अब जैसे जैसे ज़मीन आगे जाती है, सन के करीब होने की वजह से ग्रेविटी स्ट्रांग होती जाती है। तो अब आगे भी यही होना चाहिए था कि ज़मीन और करीब होती, क्योंकि जब ये फोर्स दूर वाली कमज़ोर ग्रेविटी से भी ज़मीन को बचा ना सका और ये ग्रेविटी ज़मीन को 50 लाख किलोमीटर तक ले आई, तो अब करीब वाली स्ट्रांग ग्रेविटी से ये फोर्स कैसे बचाएगा? क्योंकि न्यूटन साहब के लॉ के मुताबिक नज़दीक आते आते ग्रेविटी हर लम्हा स्क्वायर में बढ़ रही है, लिहाजा ये ज़रूरी था कि ज़मीन अब और करीब होती जाती। लेकिन एक बार फिर होता कुछ और ही है। 3 जनवरी को ये फोर्स फिर बढ़ जाता है और ग्रेविटी से छीन कर ज़मीन को ले जाता है, और यही फसाना हर साल जारी रहता है। अब यहाँ कुछ सवाल पेशे खिदमत हैं। पहला ये कि एग्जैक्टली इसी जगह पर आकर ये फोर्स क्यों बढ़ जाता है, और अगर किसी वजह से बढ़ता है और 6 महीनों तक बढ़ता ही रहता है कि ग्रेविटी कुछ नहीं कर पाती, ज़मीन दूर से दूर ही होती जाती है, फिर 3 जुलाई को पहुंचते ही अचानक बढ़ना रुक क्यों जाता है? ऐसा क्यों? ज़मीन अब और दूर क्यों नहीं जाती? और फिर ये फोर्स बढ़ना बंद हो गया, रुक गया तो रुक गया, लेकिन फिर अचानक इसका उलट होना यानी कम होना क्यों शुरू हो जाता है? यहाँ तक 6 महीनों तक बढ़ता रहा, फिर अचानक रुक गया और अब कम भी होने लगा। और फिर हम देखते हैं कि कम हो जाता है और 6 महीनों तक कम से कम ही होता जाता है, और ग्रेविटी आराम से ज़मीन को खींचकर 50 लाख किलोमीटर तक नज़दीक ले आती है, और ये बेचारा कमज़ोर फोर्स सोता ही रहता है। फिर अचानक 3 जनवरी को क्या होता है कि फिर ये फोर्स कम होना ख़त्म, और वहीं से ये फोर्स जाग जाता है और अब बढ़ना शुरू। अगला सवाल ये कि ये कम होना, ज़्यादा होना इन्हीं 2 एग्जैक्ट पॉइंट पे क्यों होता है? ऑर्बिट के किसी और पॉइंट पे भी तो कम ज़्यादा हो। पूरा साल ज़मीन अपनी ऑर्बिट में तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर चलती है, किसी और जगह भी तो कम ज़्यादा हो। इन्हीं 2 नुक्तों पे ऐसा क्यों होता है? अगला सवाल ये कि हर साल ऐसा क्यों होता है? कभी एक साल तो ऐसा हो कि ज़मीन करीब आने की जगह दूर चली जाए, या दूर जाने के बजाय नज़दीक आ जाए। ज़मीन करोड़ों सालों से सन के गिर्द घूम रही है, किसी साल तो उलट हो। हर साल इसका इल्तिज़ाम क्यों? इसी का अरेंजमेंट क्यों? इन शॉर्ट, फिजिक्स के उसूलों को ज़मीन की ऑर्बिट रास नहीं आती। ऐसा फोर्स जो जब मर्जी हो सो जाए, जब मर्जी हो जाग जाए, नेचुरल फोर्स नहीं हो सकता। तो ऐसा मूड रखने वाला फोर्स जो खुद साइंस के उसूलों के खिलाफ हो, ज़रूर बातिल है, और उसके बगैर ज़मीन की ऑर्बिट भी बातिल है। या यूं कहिए कि ज़मीन की गाड़ी ढकेलने के लिए ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 2 पहिए हैं, और दोनों में से एक ने गिरकर ज़मीन की गाड़ी ज़मीन में गाड़ी के अब हिल नहीं सकती। ये हैं सेकंड और थर्ड एपिसोड में मिलाकर इमाम अहमद रज़ा की 13 दलीलें जो फौज़ मुबीन में हैं। याद रहे कि इसके अलावा और दलीलें भी इमाम ने लिखी हैं जो ज़मीन के मदार यानी ऑर्बिट के रद्द में हैं, लेकिन हमने यहाँ आसान दलीलों का इंतखाब करके पेश की है। अब हो सकता है
कि आप कोई एडवांस स्टूडेंट या टीचर प्रोफेसर हो तो ज़मीन की ऑर्बिट को प्रूव करने के लिए नए आइडियाज़ पेश करेंगे, जैसे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का फ़लसफ़ा या फिर आइंस्टाइन की स्पेस टाइम वार्प की थियरी। वैसे ये सारी थियरीज फौज़ मुबीन लिखने के बाद वजूद में आई हैं, तो इन सब का इस सीरीज़ में होना ज़रूरी नहीं, लेकिन इमाम की बात को प्रूव करने के लिए अल्लाह की मदद से और उसके हबीब अलैहिस्सलाम की नज़र से हम उनका अक़ली जायज़ा लेंगे और उनमें अक़ली तौर पर जो ख़ामी है उनको पेश करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अगर कोई फीडबैक, क्वेश्चन या डाउट हो तो हमें ज़रूर बताएं और इन वीडियोस को टीचर्स, प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में हमारी मदद फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम।